जय हिंद दोस्तों। व्यापार संतुलन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि कई देशों के बीच जब व्यापार होती है तो निर्यात और आयात के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। निर्यात क्या होता है कि जैसे हमारे भारत देश हो गया, भारत देश से दूसरे देशों में जब सामान जाते हैं, गुड्स भेजा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, निर्यात कहते हैं। यानी कि दूसरे देशों में सामान जाएगा तो उसे निर्यात कहा जाएगा। आयात किसे कहते हैं, यानी कि चाइना से जितना भी सामान आता है भारत उसे आयात करता है, यानी कि दूसरे देशों से जो भी सामान आते हैं उसे आयात कहते हैं। और उन दोनों के अंतर को क्या कहते हैं, व्यापार संतुलन। यदि यह धनात्मक है, यदि यह क्या है, धनात्मक है तो देश के लिए अच्छा है, धनात्मक रहेगा तो देश के लिए अच्छा रहेगा। वाइस वीज़ा ठीक इसका उल्टा होता है। वाइस वीज़ा क्या होता है, ठीक इसका उल्टा होता है। भारत चीन को 18 अरब डॉलर का निर्यात करता है। ये वार्षिक के निकाला जाता है 18। इस चीज़ को हमेशा हम लोग करंट अफेयर में कवर करेंगे लोग कि भारत चीन को 18 अरब डॉलर का निर्यात करता है, जबकि चीन से 72 अरब डॉलर का आयात करता है। भारत कितना, चीन से 72 अरब डॉलर का आयात करता है। यानी कि हमारे देश से चाइना में 18 अरब डॉलर का सामान वस्तु गुड्स जाता है और चाइना से 72 अरब डॉलर का गुड्स हमारे देश में आता है। तो भारत का व्यापार संतुलन ज्ञात करना है। तो निर्यात कितना करते हैं लोग, 18 अरब डॉलर, और आयात कितना होता है, 72 अरब डॉलर। तो ये माइनस में चला जाएगा, -54 अरब डॉलर हो गया। यानी कि हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। वहाँ पे अभी हम लोग पढ़े लोग कि धनात्मक रहेगा तभी हमारे देश के लिए अच्छा हो सकता है। भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट। भुगतान संतुलन दो तरह से किया जाता है। पहला होता है चालू खाता, करेंट अकाउंट, और दूसरा होता है पूंजीगत खाता, कैपिटल अकाउंट। चालू खाता 3 तरह के होते हैं। दृश्य मध्य वस्तु, पहला होता है दृश्य मध्य वस्तु, दूसरा होता है अदृश्य मध्य वस्तु, तीसरा होता है एक पक्षीय भुगतान या अनुदान। पूंजीगत खाता में ऋण और निवेश। निवेश कितने प्रकार के होते हैं, इन्वेस्ट 3 प्रकार का होता है, FDI, FPI और FII। FDI का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। FPI का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। उसके बाद है FII का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश संस्था। तो पहला है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। जब कोई विदेशी कंपनी या संस्था भारत में किसी कंपनी की 10% से 10% से अधिक की हिस्सेदारी खरीद लेती है तो यह अपने कंपनी का कोई भी ब्रांच लगाती है तो उसे FDI कहते हैं। यानी कि अगर विदेशी कंपनी है या संस्था है, भारत में किसी कंपनी का 10% से अधिक हिस्सेदारी खरीद लेती है तो वह अपनी ब्रांच इंडिया में या किसी भी देश में जहाँ की ये कंपनी का 10% हिस्सा खरीदेगी उस देश में वो अपना ब्रांच लगा सकती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे FDI कहा जाता है। उसके बाद दूसरा है FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। जब कोई विदेशी कंपनी भारत में 10% से कम निवेश करती है तो उसे FPI कहते हैं। FPI कहते हैं। विदेशी कंपनी जब 10% से अधिक कम निवेश करेगी तो FPI कहा जाएगा, और विदेशी कंपनी जब 10% से अधिक निवेश करेगी तो उसे FDI कहा जाएगा। उसके बाद है FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश संस्था। वैसी संस्था तथा बैंक जो FDI तथा FPI में यहाँ पे मदद करते हैं उसे FII कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, FII कहते हैं। वैसी संस्था या बैंक जो FDI और FPI में मदद करते हैं उसे FII कहते हैं। अब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 ईस्वी में गठित हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को RBI का गठन किया गया। RBI का गठन किसके सिफारिश पर हुआ था, तो हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर हुआ था। हिल्टन यंग आयोग ने इसे केंद्रीय बैंक का दर्जा दिया। RBI को केंद्रीय बैंक का दर्जा किसने दिया था, तो हिल्टन यंग आयोग ने। इसके पहले अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, RBI के पहले अध्यक्ष के रूप में ओसबर्न स्मिथ थे।
हो जाएंगे, ये आरबीआई के पहले अध्यक्ष हो जाएंगे ओशबर्न स्मिथ। उसके बाद पहले भारतीय अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? सीडी देशमुख हो जाएंगे पहले भारतीय अध्यक्ष। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई की स्थापना 100 के 5 लाख शेयर को मिलाकर हुई थी। कितने? आरबीआई की स्थापना 100 के 5 लाख, 100 का शेयर था जो 5 लाख शेयर को मिलाकर हुई थी 1 जनवरी, किंतु 1 जनवरी 1949 को सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। क्वेश्चन यहीं से बनता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1935 ईस्वी को हुआ था। गठन इसका सब लोग को लगभग याद रहता है और हिल्टन यंग आयोग भी याद रहता है, लेकिन राष्ट्रीयकरण में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। इसका मुख्यालय यानी कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में हो जाएगा, मुंबई में है। जबकि 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसके कितने कार्यालय हैं? तो 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। पहला है मुंबई में, पहला दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में इसका क्षेत्रीय कार्यालय है। इसका विदेश में कार्यालय लंदन में है, यानी कि आरबीआई का कार्यालय विदेश में कहाँ पे है? तो लंदन में हो जाएगा, लंदन में है। आरबीआई हर एक राज्य के वित्तीय लेन देन को देखती है, यह हर एक राज्य के वित्तीय लेन देन को देखती है, किंतु जम्मू कश्मीर के लेन देन को एसबीआई देखती है। यहाँ पे एक और पॉइंट जुड़ जाएगा कि धारा 370 हटने के बाद आरबीआई यहाँ का भी लेन देन देखता है। 370 हट जाने के बाद एसबीआई नहीं, आरबीआई देखती है। आरबीआई का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। कितना? 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक आरबीआई का लेखा वर्ष होता है। आरबीआई के कार्यों का संचालन 21 सदस्यों वाले बोर्ड द्वारा होता है। यहाँ पे बोर्ड होगा, छूट गया है। आरबीआई के कार्यों का संचालन 21 सदस्यों वाले बोर्ड द्वारा होता है। 21 सदस्य कौन कौन हो जाएंगे? तो एक गवर्नर होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर, 4 क्षेत्रीय ब्रांच के गवर्नर या अध्यक्ष, 2 वित्त मंत्रालय के अधिकारी और 10 अर्थशास्त्र के अच्छे जानकार। ये सबों को मिलाकर इन सारे सदस्यों को मिलाकर 21 सदस्यों वाले बोर्ड का निर्माण किया जाता है। आरबीआई के कार्य क्या है, इसको देखते हैं लोग। आरबीआई के कार्य सरकारी बैंकर के रूप में कार्य करता है, यानी कि यह बैंकों का बैंक है। यह इसमें आम इंसान का पैसा जमा नहीं किया जाता है, यानी कि बैंकों का पैसा इसमें जमा किया जाता है। सरकारी बैंकर के रूप में यह कार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल स्तर पर यह भारत का प्रतिनिधित्व करता है। आर्थिक के आंकड़े जारी करता है, यहाँ पे आंकड़े होगा, आर्थिक के आंकड़े जारी करता है। मुद्रा का विनिमय एक्सचेंज, यानी कि डॉलर से रुपया, रुपया से डॉलर में, ये सब कार्य आरबीआई के द्वारा किया जाता है। मुद्रा का एक्सचेंज किया जाता है। बैंकों पर नियंत्रण रखना, बैंकों पर क्या? नियंत्रण रखना। और शाख नियंत्रण क्या होता है? क्रेडिट कंट्रोल, यानी ऋण को नियंत्रित करना। नोट का निर्गमन का मतलब हो गया कि नोट का छपाई करना। ये सब आरबीआई के कार्य हो गए। ये सब क्या है? आरबीआई के कार्य हैं। शाख नियंत्रण, क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है? बाजार की तरलता को नियंत्रित करना। किसकी? बाजार की तरलता को नियंत्रित करना शाख नियंत्रण कहलाता है। इसके लिए आरबीआई मौद्रिक नीति को अपनाती है। बाजार की तरलता को नियंत्रित करने के लिए कौन सी नीति अपनाई जाती है? तो आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति को अपनाई जाती है। मौद्रिक नीति के अंतर्गत एमएसएफ, रेपो रेट, यहाँ पे रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, खुले बाजार की नीति, प्रतिभूति की बिक्री आदि किया जाता है। इसके मौद्रिक नीति के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? अब एमएसएफ के बारे में देखते हैं लोग। एमएसएफ क्या होता है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैकल्टी क्या होता है? तो आरबीआई बैंकों को 1 दिन के लिए, कितने दिन के लिए? 1 दिन के लिए जिस ब्याज दर पर ऋण देती है उसे एमएसएफ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एमएसएफ कहते हैं। यानी कि आरबीआई जो बैंकों का बैंक है, जैसे केनरा बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, ये सारे बैंक के 1 दिन के लिए जिस ब्याज दर पर आरबीआई से ऋण लेते हैं उसे क्या कहते हैं? एमएसएफ कहते हैं। अब बैंक रेट क्या होता है? आरबीआई बैंक को 14 दिन से अधिक, कितने दिन से अधिक? 14 दिन से अधिक के लिए दीर्घकालिक यानी लॉन्ग टर्म के लिए जिससे ब्याज दर पर ऋण देती है उसे बैंक रेट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बैंक रेट कहते हैं।
MSF कितने दिन के लिए होता है? 1 दिन के लिए। और बैंक रेट 14 दिन से अधिक दिनों के लिए होता है। तो सबसे कम समय किस में होता है? MSF में। उसके बाद उससे भी कम समय रेपो रेट में होता है, और रेपो रेट से भी मतलब नहीं ऐसे सॉरी, MSF में सबसे कम समय, उसके बाद रेपो रेट उससे ज़्यादा समय, और सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे लॉन्ग टर्म का ब्याज दर बैंक रेट में होता है। अब है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट देखते हैं लोग, पहले रेपो रेट देखते हैं लोग, उसके बाद रिवर्स रेपो रेट देखते हैं लोग। रेपो रेट क्या होता है? आरबीआई बैंकों को 2 से 14 दिन, कितना? 2 से 14 दिन के लिए जिस दर पर ऋण देती है, यानी कि यहाँ पे जिस ब्याज दर पर, यहाँ पे ब्याज हो जाएगा, जिस ब्याज दर पर ऋण देती है उसे रेपो रेट कहते हैं। यह लगभग 4% होता है। यह कितने, ये हमेशा घटते बढ़ते रहता है। यह कितने प्रतिशत होता है? लगभग मैक्सिमम कभी 4 होता है, कभी 4.5, कभी 5 होता है। तो यह लगभग 4% होता है। उसके बाद देखते हैं लोग रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? जब बैंक अपना अतिरिक्त धन आरबीआई के पास रखते हैं, यानी कि SBI हो गया, केनरा बैंक हो गया, HDFC हो गया, जितने ये बैंक है अपना, इनके पास अगर ज़्यादा पैसा हो जाता है तो वो अपना पैसा आरबीआई के पास जमा कर देते हैं। तो आरबीआई के द्वारा दिया गया जो पैसा जमा करते हैं उस पर जो आरबीआई ब्याज देती है उसे क्या कहते हैं? उस आरबीआई के द्वारा दिया गया ब्याज दर को रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। जब वे बैंक अपना अतिरिक्त धन आरबीआई के पास रखते हैं तो आरबीआई द्वारा दिया गया ब्याज दर को रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अब है CRR, कैश रिवर्स रेशियो। कैश रिवर्स रेशियो क्या होता है? नगद आरक्षित अनुपात बैंकों को अपने कुल जमा पर 4% आरबीआई के पास रखना होता है, जिस पर आरबीआई कोई भी ब्याज नहीं देती है। यानी कि CRR ये हो गया कि बैंक के पास जितना पैसा होता है उससे बैंक का मतलब जितने पैसा होता है उस पैसे का 4% भाग आरबीआई के पास से इन छोटे बैंकों को रखना होता है, जिस पर आरबीआई कोई ब्याज नहीं देती है। कोई ब्याज नहीं देती है, उसे ही CRR कैश रिवर्स रेशियो कहते हैं। अब है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। SLR क्या होता है? बैंक को अपने कुल जमा का 18% पैसा अपने पास रखना पड़ता है, उसे SLR कहते हैं। यानी कि बैंक जितना पैसा लोग जमा करते हैं उस पैसा को मतलब यानी उस पैसा को तो वो ब्याज देती है और लोगों को निवेश करने के लिए दे देती है। जैसे बड़े बड़े कंपनियों को पैसा दे दिया जाता है, तो बैंकों को अपने कुल जमा का 18% पैसा अपने पास, यानी कि जितना लोग जमा करता है उसका 18% भाग अपने पास जमा करना पड़ता है, उसे ही क्या कहते हैं? SLR कहते हैं। अब PLR क्या होता है? प्राइमरी लैंडिंग रेट। बैंक ग्राहकों को जिस दर पर ब्याज देती है उसे PLR कहते हैं। यानी कि जो छोटे छोटे बैंक होते हैं वो बैंक ग्राहक के पैसा जमा करते हैं या ऋण लेते हैं, यानी जो ग्राहक के बैंकों में पैसा जमा करते हैं उस पर बैंक कितना ब्याज देती है, किस दर से ब्याज दे रही है, उसे क्या कहते हैं? उसे PLR कहते हैं। बेस रेट क्या होता है? बैंक अपने चुनिंदा ग्राहकों को न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण देती है, उसे बैंक रेट कहते हैं। यानी कि बैंकों में कुछ ऐसे चुनिंदा ग्राहक होते हैं जिन्हें न्यूनतम ब्याज यानी कि कम ब्याज दर पर लोन देती है, उसे क्या कहते हैं? उसे बेस रेट कहते हैं, उसे बेस रेट कहा जाता है। तरलता लिक्विडिटी क्या होता है? तरलता नगद पैसा को तरलता कहा जाता है। यह अर्थव्यवस्था के लिए सबसे घातक होता है। यानी कि हम लोग के पास अगर जितना भी कैश पैसा आता है उसे क्या कहते हैं? उसे तरलता कहा जाएगा। यह अर्थव्यवस्था के लिए सबसे घातक होता है। क्यों अर्थव्यवस्था के लिए घातक होता है? क्योंकि लोग अपने पास पैसा रख लेते हैं। अगर बैंकों के पास वो पैसा जाता है तो सरकार के पास जो वो पैसा अनुमान रहता है कि हमारे देश में कितना पैसा है और बैंकों में कितना पैसा है, उसके हिसाब से सरकार अपना काम करती है, लोन देती है या बड़े बड़े कंपनियों को भी लोन देती है। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन क्या होता है? तरलता के बढ़ जाने से मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। अभी हम लोग पढ़े हैं लोग कि अर्थव्यवस्था के लिए सबसे घातक होता है
इससे क्या आता है, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, तरलता के बढ़ जाने से मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, जिससे महंगाई बढ़ जाती है। जिससे क्या होता है, महंगाई बढ़ जाती है। अब है तरलता, सबसे घातक तरलता। तरलता से क्या होती है, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति से महंगाई। अगर तरलता बढ़ेगी, अगर तरलता बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति भी बढ़ेगी और मुद्रास्फीति के साथ महंगाई भी बढ़ेगी। उसके बाद है रेपो। रेपो रेट, रेपो रेट, CRR SLR। सी इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है तरलता के, यानी कि तरलता बढ़ेगा तो रेपो रेट और CRR और SLR घटेगा। अगर तरलता घटेगी तो ये बढ़ेगा। नीर, नीर क्या होता है, नॉर्मलाइज इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। नीर का फुल फॉर्म होता है नॉर्मलाइज इफेक्टिव एक्सचेंज रेट का निर्धारण IMF करती है। इसका निर्धारण कौन करता है, तो IMF करती है। इसके द्वारा एक मुद्रा का दूसरे मुद्रा से तुलना किया जाता है। इसे क्या किया जाता है, एक मुद्रा यानी कि रुपया हो गया और दूसरा मुद्रा हो गया डॉलर। इन दोनों मुद्राओं से तुलना किया जाएगा कि कौन कितना बड़ा है, कौन कितना छोटा है। डॉलर का नीर 75 भारतीय रुपया होता है, 75 रुपया होता है। अब ये भी घटते बढ़ता रहता है, यानी कि डॉलर जो होता है नीर के हिसाब से कितना भारतीय रुपया होगा, तो 75 रुपया होता है। नीर का संबंध बैंकिंग से नहीं है। यही क्वेश्चन बनता है कि नीर का संबंध किससे है, तो नीर का संबंध बैंकिंग से नहीं होता है। खुले बाजार की नीति, खुले बाजार की नीति क्या होती है, प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री खुले बाजार की नीति कहलाती है। किसकी खरीद बिक्री, तो प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री को खुले बाजार की नीति कहते हैं। यह मौद्रिक नीति का ही हिस्सा है। यह किसका हिस्सा है, तो मौद्रिक नीति का ही हिस्सा है। इसके अंतर्गत बॉन्ड पेपर, LIC, ETC को रखते हैं। जब सरकार प्रतिभूतियों को बेचती है, यानी कि शेयर को बेचती है, तो तरलता घट जाती है। क्या होता है, तरलता घट जाती है। काला धन की अधिकता से मौद्रिक नीतियाँ अधिक प्रभावित हो जाती हैं। इसी कारण मोदी जी ने नोट बदल दिया। काला धन को समानांतर अर्थव्यवस्था कहते हैं। काला धन को क्या कहते हैं, तो काला धन को समानांतर अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। नोट का निर्गमन, यानी कि नोट की छपाई कैसे होती है, 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। इससे ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, तो वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। जबकि उससे ऊपर के मूल्य के नोट पर RBI जारी करती है। उसे 1 रुपया से ज़्यादा के पैसे को कौन जारी करता है, तो RBI जारी करती है। नोट जारी करने के लिए RBI आरक्षित कोष प्रणाली को अपनाती है। कौन सी प्रणाली अपनाती है, तो आरक्षित कोष प्रणाली को अपनाती है नोटों को जारी करने के लिए, जिसके तहत RBI को 400 करोड़, 400 कितना रुपया, 400 करोड़ मूल्य रखना होता था, जिसमें 215 करोड़ मूल्य का भारतीय रुपया या सोना रखा जाता था। जबकि शेष 185 करोड़ मूल्य का विदेशी मुद्रा रखा जाता था। 185 करोड़ मूल्य जमा करने के बाद और 215 करोड़ भारतीय रुपया रखने के बाद ये दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, 400 करोड़। तभी वो RBI पैसों की छपाई कर सकती है। वर्तमान में RBI नोट छापने के लिए, यानी कि वर्तमान में RBI नोट छापने के लिए न्यूनतम आरक्षित कोष प्रणाली को अपनाती है। कौन सी प्रणाली अपनाती है, न्यूनतम आरक्षित कोष प्रणाली को अपनाती है। इसके तहत RBI को 200 करोड़ रुपया रखने होते हैं। इसमें 115 करोड़ मूल्य का भारतीय रुपया या सोना, 115 करोड़ भारतीय रुपया या सोना रखना पड़ता है। जबकि शेष 85 करोड़, शेष कितना, 85 करोड़ मूल्य का विदेशी मुद्रा रखनी होती है। भारत के नोट छापने के 4 प्रेस हैं। भारत में नोट छापने के कितने प्रेस हैं, तो 4 प्रेस हैं, जिसमें देवास तथा नासिक के प्रेस केंद्र सरकार के अधीन है। देवास का प्रेस और नासिक का प्रेस किसके अधीन है, तो केंद्र सरकार के अधीन है। जबकि हैदराबाद तथा शाहबादी के प्रेस RBI के अधीन है। 2 प्रेस जो नोट छापते हैं वो हैदराबाद और शाहबादी RBI के अधीन है, और देवास और नासिक के केंद्र सरकार के अधीन है। देवास प्रिंटिंग प्रेस मध्य प्रदेश में है। यह कहाँ पे है, देवास प्रिंटिंग प्रेस तो मध्य प्रदेश में है। यह केंद्र सरकार का सबसे बड़ा नोट का प्रेस है। यह केंद्र सरकार का सबसे बड़ा नोट का प्रेस है। इसे बैंक नोट प्रेस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे बैंक नोट प्रेस कहते हैं। इसमें 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया तथा 500 का नोट छापे जाते हैं। इसमें कितने रुपये का नोट छापा जाता है, तो 20 रुपया,
50 रुपया, 100 रुपया तथा 500 के नोट छापे जाते हैं। अब है नासिक प्रिंटिंग प्रेस। अब है नासिक प्रिंटिंग प्रेस। इसे करेंसी नोट प्रेस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे करेंसी नोट प्रेस कहते हैं। यहाँ 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया तथा 500 तथा 2000 के नोट छपते हैं। हैदराबाद तथा शाहबादी के प्रेस सबसे आधुनिक है। हैदराबाद तथा शाहबादी के प्रेस सबसे आधुनिक है। इसमें सभी प्रकार के नोट छपते हैं। इसमें क्या होते हैं? सभी प्रकार के नोट छापे जाते हैं। मिंट का हिंदी अर्थ क्या होता है? टकसाल। सिक्का बनाने वाले मशीन को टकसाल कहा जाता है। सिक्का बनाने वाले मशीन को क्या कहा जाता है? तो टकसाल कहा जाता है। भारत में 5 टकसाल हैं। भारत में कितने टकसाल हैं? तो भारत में 5 टकसाल हैं। एक फैक्चुअल नोट है कि नोट छापने वाले कागज़ कहाँ बनता है? तो नोट छापने वाला कागज़ होशंगाबाद में बनता है। होशंगाबाद में, इसको कहीं लिख लेंगे लोग नोट करके कि नोट छापने वाले कागज़ होशंगाबाद में बनता है। और 5 टकसाल कहाँ कहाँ पे? तो मुंबई 1830 यह सबसे पुराना है। सबसे पुराना टकसाल कहाँ खोला गया था? तो मुंबई में 1830 ईस्वी में खोला गया था और यह सबसे पुराना है। चेरापल्ली जो तमिलनाडु में है, चेरापल्ली जो तमिलनाडु में है। उसके बाद है हैदराबाद, कोलकाता, नोएडा, यह सबसे आधुनिक है। नोएडा का टकसाल सबसे आधुनिक है। इसकी स्थापना 1989 ईस्वी में की गई थी। कलकत्ता टकसाल में भारत रत्न, कलकत्ता का जो टकसाल है वहाँ पे भारत रत्न तथा शेष पदक एवं तमगा बनता है। भारत रत्न कहाँ बनता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भारत रत्न किस टकसाल में बनता है? तो कलकत्ता का टकसाल में बनता है और शेष पदक के और एवं तमगा भी वहीं पे बनता है। इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति क्या होती है? मुद्रा का अत्यधिक बढ़ जाना। मुद्रा का अत्यधिक बढ़ जाना मुद्रास्फीति कहलाता है। मुद्रास्फीति के कारण महंगाई बढ़ जाती है। मुद्रास्फीति के कारण क्या होता है? महंगाई बढ़ जाती है और मुद्रा का मूल्य वैल्यू घट जाता है। यानी कि महंगाई बढ़ जाती है और मुद्रा का मूल्य वैल्यू घट जाता है। तरलता के आधार पर मुद्रास्फीति को 4 भागों में बांटा जाता है। तरलता के आधार पर, तरलता किसे कहते हैं? नगद पैसा को तरलता कहा जाता है। और उसके आधार पर मुद्रास्फीति को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। पहला होता है रेंगती मुद्रास्फीति। पहला क्या होता है? रेंगती मुद्रास्फीति। दूसरा चलती मुद्रास्फीति। तीसरा दौड़ती मुद्रास्फीति। चौथा अति मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति महंगाई के उत्पत्ति के 3 कारण है। मुद्रास्फीति यानी महंगाई की उत्पत्ति के कितने कारण हैं? तो 3 कारण है। पहला कारण क्या है? तरलता में वृद्धि। तरलता में वृद्धि, जो इसका एग्जाम्पल कहाँ देखा गया है? वेनेजुएला में। यानी कि यहाँ की सरकार ऐसी थी कि उसे लगता था कि यहाँ अगर हम पैसा छाप के गरीबी को दूर कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे इतना ज़्यादा पैसा हो गया, इतना ज़्यादा पैसा हो गया लोगों के पास कि एक पाव या ये जो होता है पैम्पर्स, उसको खरीदने के लिए 1 लाख रुपया लगता है अभी वेनेजुएला जो देश है वहाँ पे। उसके बाद दूसरा कारण क्या हो सकता है? लगातार प्रेरित मुद्रास्फीति। लगातार प्रेरित मुद्रास्फीति, इसमें लागत बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है? लागत बढ़ जाता है, जिस कारण महंगाई भी बढ़ जाती है। कोयला का रेट बढ़ने, चाय का महंगा होने से। कोयला का रेट बढ़ेगा अगर, यानी कि जो चीज़ें कोयला से बनती है, तो अगर कोयला महंगा होता है तो उस चीज़ से, कोयला से जो चीज़ बनती है वो चीज़ भी महंगा हो जाए। यानी कि कोयला से चाय बनता है, तो अगर कोयला महंगा होगी तो चाय भी महंगा होगा। इसका उदाहरण इसको देख सकते हैं लोग, जैसे बिहार में लिट्टी। हाँ, लिट्टी का उदाहरण सबसे बेस्ट है। अगर कोयला महंगा हुआ तो लिट्टी भी महंगी हो जाएगी। उसके बाद है तीसरा कारण मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, इसमें मांग बढ़ने से, यानी कि लोगों का डिमांड बढ़ने से महंगाई बढ़ जाती है। लोगों के डिमांड बढ़ने से महंगाई बढ़ जाती है। इसका एग्जांपल देख सकते हैं। लगन में डीजे, जब लगन आता है तो डीजे, जब हम लोग जाते हैं डीजे का साटा करने, तो उस समय उसका दाम अधिक होता है। यानी कि उसका साटा का दाम अधिक लगता है। ईद में सेवई, ऐसे सेवई बहुत कम मतलब कि सस्ते दामों में मिलते हैं, और वहीं ईद आ जाता है तो सेवई का रेट बढ़ जाता है। उसे क्या कहते हैं? मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। नोट, लागत प्रेरित मुद्रा। नोट में लागत प्रेरित मुद्रा अधिक खतरनाक होती है। लागत प्रेरित मुद्रा क्या होती है? अधिक खतरनाक होती है, क्योंकि यह अस्थायी रहती है। यह कैसी रहती है? यह अस्थायी रहती है। मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति में मुद्रा बढ़ जाता है, जिस कारण कार्य शक्ति, मांग तथा महंगाई तीनों बढ़ जाता है, किंतु मुद्रा का मूल्य घट जाता है, जिस कारण रोजगार पर लगा व्यक्ति भी बाजार कीमत पर रोजगार नहीं पा पाता है और बेरोजगारी का स्तर बढ़ जाता है। मुद्रास्फीति के कारण बेरोजगारी भी बढ़ती है, महंगाई भी बढ़ती है और कार्य शक्ति भी बढ़ती है।
मुद्रास्फीति से किस किस से व्यक्ति को लाभ होता है, उसको देखते हैं लोग कि मुद्रास्फीति से किसको लाभ होगा। तो मुद्रास्फीति से ऋणी को लाभ होगा, यानी जो पैसा देता है उसे देनदार ऋणी कहते हैं, उसको लाभ होगा। किसान को लाभ होगा, उद्योगपति को लाभ होगा, व्यापारी, परिवर्तित आय वाला व्यक्ति, विक्रेता, निर्यातक को लाभ होगा। मुद्रास्फीति से हानि किसको होगा, मुद्रास्फीति से हानि किसको होगा, तो ऋणदाता यानी लेनदार को हानि होगा। स्थिर आय वाला व्यक्ति को हानि होगा, ग्राहक को हानि होगा, आयातक को हानि होगा। यानी कि ग्राहक को क्यों हानि होगा कि मुद्रास्फीति में सामान महंगे मिलते हैं। मुद्रास्फीति को रोकने के उपाय को अपस्फीति कहते हैं, यानी कि मुद्रास्फीति को कैसे रोका जाता है उसके उपाय को क्या कहा जाता है, तो अपस्फीति कहा जाता है, अपस्फीति कहते हैं। इसे रोकने के लिए प्रतिभूति की बिक्री तथा उत्पादन को बढ़ा देना चाहिए तथा मौद्रिक नीति को कठोर कर देना चाहिए। मंदी, रिसेशन क्या होता है, मंदी वह स्थिति है जिसमें तरलता अत्यधिक घट जाती है। मंदी क्या होती है, यानी कि पैसा अत्यधिक के घट जाता है, उसे मंदी कहते हैं, जिस कारण व्यापार प्रभावित हो जाता है। अधिक देर तक मंदी रहने से अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अभी हाल ही में 1-2 दिन का करंट है कि जापान में मंदी आ रही है धीरे धीरे। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, जब मंदी तथा मुद्रास्फीति दोनों एक साथ हो जाए तो उसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। इस स्थिति में पहले मंदी को ठीक करने के लिए तरलता बढ़ा देना चाहिए, उसके बाद मुद्रास्फीति को ठीक करना चाहिए। तरलता का बढ़ा देने का मतलब क्या हो गया कि देश में लोगों के पास ज़्यादा नगद पैसा होना चाहिए, जिससे मंदी दूर हो जाती है। अगला टॉपिक है हम लोग का बैंक को दो भागों में बांट सकते हैं बैंक को। तो पहला होता है नॉन शेड्यूल बैंक, पहला हो जाएगा नॉन शेड्यूल बैंक, जिला संख्या 4 बिहार में नहीं है ये नॉन शेड्यूल बैंक। उसके बाद है शेड्यूल बैंक के भी 2 प्रकार होते हैं, पहला होता है कमर्शियल बैंक और दूसरा होता है कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक के अंतर्गत अर्बन और रूरल 2 प्रकार के बैंक को बांटा गया है। और कमर्शियल बैंक में फॉरेन बैंक, पीबीटी, आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक और पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत एसबीआई, आईडीबीआई, नेशनल बैंक आते हैं। भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला बैंक कौन सा था, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। इसे अंग्रेजों ने 1770 में खोला था। इसे अंग्रेजों ने कब खोला था, तो 1770 ईस्वी में खोला था। भारतीय तथा अंग्रेजों द्वारा मिलकर खोला गया यह पहला बैंक अवध कमर्शियल बैंक था। भारतीयों और अंग्रेजों द्वारा मिलकर खोला गया पहला बैंक कौन था, तो अवध कमर्शियल बैंक था, जो 1881 ईस्वी में खोला गया था। भारतीय द्वारा खोला गया, यानी कि भारतीयों द्वारा खोला गया पहला बैंक 1894 ईस्वी में खोला गया था। और कौन सा बैंक था, तो पंजाब नेशनल बैंक को खोला गया था। भारतीयों द्वारा सबसे पहला बैंक 1894 में खोला गया। और कौन सा बैंक था, तो पंजाब नेशनल बैंक, जिसे लाला लाजपत राय ने खोला था। किसने खोला था, तो लाला लाजपत राय ने खोला था। 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना होती है। किसकी, बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना होती है। 1840 ईस्वी में बैंक ऑफ मुंबई की स्थापना होती है। 1843 में मद्रास बैंक को खोला जाता है, मद्रास बैंक को खोला गया। और ये तीनों बैंकों को मिलाकर एक साथ संयुक्त रूप से इसे इंपीरियल बैंक बना दिया जाता है। इसे क्या बना जाता है, इंपीरियल बैंक बना दिया जाता है। इन तीनों बैंकों को 1921 में मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई। 1 जुलाई 1955 को गोरवाला समिति, कौन सी समिति, गोरवाला समिति के सिफारिश पर इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर एसबीआई कर दिया गया। किससे समिति की सिफारिश के आधार पर एसबीआई इंपीरियल बैंक का नाम एसबीआई किया गया, तो गोरवाला समिति की सिफारिश के आधार पर इंपीरियल बैंक का नाम एसबीआई रखा गया। या इसी वर्ष एसबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1955 में ही एसबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। एसबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो एसबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। सर्वाधिक शाखा एसबीआई के हैं। सर्वाधिक कर्मचारी एसबीआई में है। सर्वाधिक धन एसबीआई के पास है। सर्वाधिक एटीएम भी एसबीआई बैंक के पास ही है। सर्वाधिक ब्रांच एसबीआई के हैं। प्रारंभ में एसबीआई के 8 सहयोगी बैंक भी थे।
प्रारंभ में SBI के कितने सहयोगी बैंक थे, तो 8 सहयोगी बैंक भी थे, इन्हें SBI में मिला लिया गया, इन्हें SBI में मिला दिया गया। अब है राष्ट्रीय महिला बैंक। राष्ट्रीय महिला बैंक इसकी स्थापना 19 नवंबर 2013 को मुंबई में हुई। इसमें यह प्रावधान था कि खाताधारक केवल महिलाएं होंगी। इसमें क्या प्रावधान था कि खाताधारक कौन होंगी, केवल महिलाएं होंगी, किंतु यह बैंक सफल नहीं हो सका। अंततः इसे SBI में मिला दिया गया। राष्ट्रीय महिला बैंक को भी SBI में मिला दिया गया। विश्व का पहला महिला बैंक पाकिस्तान में, विश्व का, इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे लोग कि विश्व का पहला महिला बैंक पाकिस्तान में 1989 ईस्वी में खोला गया था। बैंक का राष्ट्रीयकरण क्या होता है? प्राइवेट बैंक को सरकारी कर देना राष्ट्रीयकरण कहलाता है। भारत में राष्ट्रीयकरण 2 चरणों में हुआ है। भारत में राष्ट्रीयकरण कितने चरणों में होता है? तो 2 चरणों में किया जाता है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 चरणों में होता है। प्रथम चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो वैसे बैंक जिनकी पूंजी 50 करोड़ से अधिक, कितना 50 करोड़ से अधिक थी, उन्हें 1969 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। मतलब कि प्रथम चरण में वैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ जिनकी पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी, और इनका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1969 ईस्वी में हुआ था। प्रथम चरण में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। प्रथम चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। पहला था बैंक ऑफ इलाहाबाद का स्थापना 1865 ईस्वी में हुआ था। दूसरा पंजाब नेशनल बैंक, इसकी स्थापना 1894 में किया गया। तीसरा बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1906 में किया गया। केनरा बैंक, इसकी स्थापना भी 1906 में किया गया। इंडियन बैंक, इसकी स्थापना 1907 में किया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 में किया गया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1911 में किया गया। यूनियन बैंक की स्थापना 1919 में किया गया। सिंडिकेट बैंक की स्थापना 1925 में किया गया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना 1935 में, 1935 ईस्वी में किया गया। इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना 1937 ईस्वी में किया गया। देना बैंक की स्थापना 1939 ईस्वी में किया गया। यूको बैंक की स्थापना 1943 ईस्वी में किया गया। यूनाइटेड बैंक की स्थापना 1950 ईस्वी में किया गया। द्वितीय चरण में कौन से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो द्वितीय चरण वैसे बैंक जिनकी कुल जमा पूंजी 200 करोड़ से अधिक थी, इनका राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ। दूसरे चरण में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। द्वितीय चरण में वैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी पूंजी 200 करोड़ से अधिक थी, और इनका राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ। और दूसरे चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। पहला था कॉरपोरेशन बैंक। पहला क्या था? कॉरपोरेशन बैंक। इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। पंजाब एवं सिंध बैंक की स्थापना 1908 में की गई थी। आंध्रा बैंक की स्थापना 1923 ईस्वी में की गई थी। विजय बैंक की स्थापना 1933 ईस्वी में की गई थी। न्यू बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1936 में की गई थी। स्थापना या राष्ट्रीयकरण दोनों एक ही होता है, बस एक RBI में कन्फ्यूजन होता है कि स्थापना कब हुआ था और राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की स्थापना कब हुई थी? तो 1943 ईस्वी में की गई थी। रिमार्क, विजय बैंक, इससे ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि विजय बैंक तथा देना बैंक को 2019 में बैंक ऑफ बड़ौदा में मिला दिया गया। कौन कौन से बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में मिला दिया? तो विजय बैंक और देना बैंक को 2019 में बैंक ऑफ बड़ौदा में मिला दिया गया। इस प्रकार राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 19 से घटकर 17 हो गई हैं। अभी वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? तो 17 हो गई हैं। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? तो 12 है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसको समझते हैं लोग क्या है? RRB, रीजनल रूरल बैंक। इसकी स्थापना 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, कौन सी पंचवर्षीय योजना? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को हुई थी। इसकी कुल संख्या 196 है। इसकी कुल संख्या कितनी है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की? तो 196 है। और इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को की गई थी। और किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। सर्वाधिक के RRB उत्तर प्रदेश में है। सर्वाधिक के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है।
गोवा तथा सिक्किम में आरआरबी नहीं है। कहाँ पे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, तो गोवा तथा सिक्किम में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। 1987 ईस्वी में गठित केलकर समिति के सिफारिश पर यह निर्णय लिया गया कि अब आरआरबी की संख्या नहीं बढ़ेगी, केवल शाखा बढ़ेंगी। किस समिति में यह निर्णय लिया गया कि आरआरबी की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी, केवल इसकी शाखा बढ़ाई जाएगी, तो यह केलकर समिति की सिफारिश पर यह निर्णय लिया गया। आरआरबी का उद्देश्य ग्रामीण किसानों को सस्ता ऋण, यहाँ पे सस्ता होगा, सस्ता ऋण उपलब्ध कराना है। आरआरबी में 50% हिस्सेदारी केंद्र की होती है। आरआरबी में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी केंद्र की होती है, तो 50%। 35% हिस्सेदारी प्रवर्तक बैंक प्रमोशनल बैंक की होती है। 35% हिस्सेदारी किसकी होती है, तो प्रवर्तक बैंकों की होती है। 15% हिस्सेदारी राज्य की होती है। सबसे कम हिस्सेदारी किसकी होती है, तो राज्य की होती है। प्राइवेट बैंक क्या होता है, ये बैंक आरबीआई के अधीन काम करते हैं। ये किसके अधीन काम करते हैं, प्राइवेट बैंक तो आरबीआई के अधीन काम करते हैं, किंतु इन पर निजी स्वामित्व होता है, किंतु इन पर निजी अधिकार होता है, आरबीआई का अधिकार नहीं होता है। अब है आईसीआईसीआई बैंक इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी फुल फॉर्म होती है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1994 ईस्वी में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1994 ईस्वी में हुई। इसका मुख्यालय बड़ौदा में है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो बड़ौदा में। यह निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। यह भी क्या है, प्राइवेट बैंक है, और यह सबसे बड़ा बैंक है प्राइवेट क्षेत्र का। एचडीएफसी बैंक का फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन बैंक। इसकी स्थापना भी 1994 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह निजी क्षेत्र का यानी प्राइवेट क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। सुविधा देने के मामले में यह सबसे बड़ा बैंक है। किस मामले में यह सबसे बड़ा बैंक है, तो सुविधा देने में यह भारत का सबसे बड़ा बैंक है। अब है एक्सिस बैंक। इसकी स्थापना भी 1994 में हुई है। इसकी स्थापना 1994 में हुई। इसका मुख्यालय अहमदाबाद में है। एक्सिस बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो अहमदाबाद में है। यह निजी क्षेत्र का यानी प्राइवेट क्षेत्र का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। यूटीआई बैंक का नाम 2017 में एक्सिस रख दिया गया। इसका नाम एक्सिस कब रखा गया, तो 2017 नहीं होगा, 7 होगा। 2007 में एक्सिस बैंक रखा गया था। और एक्सिस बैंक से पहले इसका नाम क्या था, तो यूटीआई बैंक इसका नाम था, और यूटीआई को बदलकर 2007 में एक्सिस बैंक रख दिया गया। यूटीआई की स्थापना 1964 में हुई थी। यूटीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1964 में हुई थी। 1994 में यूटीआई दो भागों में बट गया। कब यूटीआई दो भागों में बट गया, तो 1994 में यूटीआई दो भागों में बट गया। यूटीआई पहला था यूटीआई म्यूचुअल फंड और दूसरा था यूटीआई बैंक। अब है एक्सिम बैंक, EXIM बैंक। यह बैंक केवल आयात या निर्यात के लिए केंद्र सरकार को धन उपलब्ध कराता है। एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के लिए केंद्र सरकार को धन उपलब्ध कराता है, अतः इसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, तो क्वेश्चन बन सकता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक किसे कहते हैं, तो एक्सिम बैंक को एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक कहते हैं। इसकी स्थापना 1982 में किया गया था। इसकी स्थापना कब किया गया था, तो 1982 ईस्वी में किया गया था। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 12 जुलाई, इसकी स्थापना कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में। यह बैंक ना होकर एक वित्तीय संस्था है। नाबार्ड बैंक नहीं है, यह एक प्रकार का क्या है, वित्तीय संस्था है। अब है एटीएम क्या होता है, एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसकी खोज 1967 में, इसकी खोज कब हुई थी, 1967 में जॉन शेफर्ड वार्नेस ने किया था। किसने किया था, तो जॉन शेफर्ड वार्नेस ने किया था। भारत में पहला एटीएम 2004 में, भारत में सबसे पहला एटीएम 2004 में एसबीआई ने लाया था। इसे कोच्चि में झनकार नामक स्टीमर में लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था, तो झनकार नामक स्टीमर में लगाया गया था। अब है खाता, अकाउंट क्या होता है उसके बारे में समझते हैं लोग। अकाउंट 3 प्रकार का होता है। अकाउंट कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का। पहला डिमांड डिपॉजिट, मांग जमा। दूसरा रिकरिंग डिपॉजिट, आवर्ती जमा।
तीसरा फिक्स डिपॉजिट सावधि जमा, और डिमांड जमा यानी कि डिमांड डिपॉजिट भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है चालू खाता और दूसरा होता है सेविंग जमा। तो मांग जमा देखते हैं लोग। मांग जमा क्या होता है? इस प्रकार की जमा को कभी भी निकाला जा सकता है कि यानी कि मांग जमा में यह ऐसा डिपॉजिट होता है कि इसमें कभी भी कितना भी पैसा निकाला जा सकता है। दूसरा है चालू खाता, यह बिजनेस के लिए होता है। चालू खाता किसके लिए होता है? तो बिजनेस के लिए होता है। इसमें अधिकतम लेन देन की सीमा नहीं होती है। इसमें अधिकतम लेन देन की सीमा नहीं होती है। हम लोगों का जो खाता होता है उसमें अधिकतम लेन देन की सीमा होती है। जैसे फ़ोनपे में वन टाइम में 10,000 रुपया जाता है या 20,000 या लाख रुपया जाता है, या फिर से बैंकों में अगर हम लोग पैसा निकालने जाते हैं लोग तो उसमें भी सीमा होती है कि आप 1 लाख से ज़्यादा नहीं निकाल सकते हैं, 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं निकाल सकते। लेकिन चालू खाता में कोई सीमा नहीं होती है। इस पर ब्याज नहीं मिलता है, इस पर ब्याज भी नहीं मिलता है। बचत खाता, बचत खाता क्या होता है? यह छोटे मोटे बचत के लिए होता है। यह किसके लिए होता है? छोटे मोटे बचत के लिए होता है। इसमें अधिक धन नहीं रख सकते हैं। इसमें अधिकतम लेन देन की सीमा निर्धारित रहती है। बचत खाता में अधिकतम लेन देन की सीमा निर्धारित रहती है, यानी कि बचत खाता हम लोग यूज करते हैं लोग। इस पर 4% ब्याज दिया जाता है। इस पर कितना प्रतिशत ब्याज मिलता है? तो 4% ब्याज मिलता है। अब है आवर्ती जमा आरडी। रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है? रिकरिंग डिपॉजिट, इसमें एक निश्चित धनराशि को निश्चित समय अंतराल के बाद जमा किया जाता है। इसमें लगभग 6% ब्याज होता है। इसमें हमें कितने प्रतिशत ब्याज मिलता है? तो 6% ब्याज मिलता है आवर्ती जमा में। और आवर्ती जमा एक निश्चित समय के लिए जमा किया जाता है और निश्चित समय अंतराल के बाद ही जमा किया जाता है। यानी कि इसमें टर्म्स रहता है कि 6 महीना के बाद इतना जमा कीजिए, 6 महीना के बाद इतना जमा कीजिए, साल भर के बाद इतना जमा कीजिए। अब है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है? इस पर एक निश्चित धन को एक निश्चित समय में एक ही बार जमा करना एफडी फिक्स डिपॉजिट कहलाता है। 7 दिनों में 10 साल तक के लिए जमा हो सकता है। 7 दिनों में कितने साल तक जमा हो सकता है? तो 10 साल के लिए जमा हो सकता है। इस पर 10% ब्याज मिलता है। इस पर कितने प्रतिशत ब्याज मिलता है फिक्स डिपॉजिट पर? तो 10% ब्याज मिलता है। ये जितना ब्याज दर है ये घटते बढ़ते रहता है। इस चीज़ को करंट में कवर किया जा सकता है। अब है बीमा। इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस, भारत में बीमा की सबसे बड़ी कंपनी LIC है। भारत में बीमा की सबसे बड़ी कंपनी कौन है? तो LIC है। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 ईस्वी को हुई थी। इसकी स्थापना LIC की स्थापना कब हुई थी? तो 1 सितंबर 1956 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। LIC का मुख्यालय कहाँ है? तो LIC का मुख्यालय मुंबई में है। जनरल इंश्योरेंस बीमा GIC, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जनरल इंश्योरेंस बीमा। यह बीमा क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। यह बीमा क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। इसकी स्थापना 22 नवंबर 1972 को हुई थी और GIC का मुख्यालय भी मुंबई में है। प्रीमियम LIC, प्रीमियम क्या होता है? LIC की किस्तें को प्रीमियम कहा जाता है। LIC का जो किस्त होता है उसे क्या कहा जाता है? प्रीमियम कहा जाता है। अब है IRDA क्या होता है? तो इंश्योरेंस, इसका फुल फॉर्म इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। यह बीमा कंपनी पर निगरानी रखती है। ये बीमा क्या करती है? इस बीमा का कार्य करता है कंपनी पर निगरानी रखती है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी और इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। KYC का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। बैंक का बीमा कंपनी ग्राहक की पहचान के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर ID मांगती है, जिसे क्या कहते हैं? KYC कहते हैं। अगला टॉपिक है हम लोग का चेक क्या होता है उसके बारे में देखते हैं लोग। यह अकाउंट में रखे धन को निकालने का एक साधन है। यह क्या है? अकाउंट में जो धन रखा जाता है उसको निकालने का एक साधन है चेक के कितने प्रकार होते हैं? टाइप्स ऑफ चेक। बियरर चेक, साधारण चेक क्या होता है? इस चेक पर कैश यानी कि धन निकलता है। इससे चेक से धन निकलता है। यह जिस व्यक्ति के हाथ में रहता है बैंक उसे धन दे देता है, अतः यह सबसे असुरक्षित चेक है। बियरर चेक सबसे असुरक्षित चेक है। दूसरा है ऑर्डर चेक, अदिष्ट चेक। यह चेक से भुगतान उसी व्यक्ति जिस व्यक्ति का नाम इस चेक पर लिखा होगा। यानी कि ऑर्डर चेक वह है कि इसे बैंक के उसी व्यक्ति को पैसा देगी जिस व्यक्ति का नाम उस चेक पर लिखा रहेगा, उसे ही बैंक के पैसा या भुगतान करेंगे। अगला है क्रॉस चेक। क्रॉस चेक क्या होता है? रेखांकित चेक। इस चेक के ऊपर बाएं कोने पर
दो रेखा खींची जाती है, इसे चेक के भुगतान अकाउंट से अकाउंट में होता है, अतः यह सबसे सुरक्षित चेक है। क्रॉस चेक क्या होता है कि इसमें कैश पैसा नहीं दिया जाता है, अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, उसे ही क्रॉस चेक कहा जाता है। गिफ्ट चेक, गिफ्ट चेक क्या होता है, इसका आकार बहुत बड़ा होता है, यह पुरस्कार देने में काम आता है। इसका आकार बहुत बड़ा होता है और यह पुरस्कार देने में काम आता है गिफ्ट चेक। गिफ्ट चेक का उदाहरण हम लोग के जैसे IPL मैच में उतना बड़ा दिया जाता है, जैसे मैन ऑफ द मैच जो प्लेयर होते हैं उन्हें 5 लाख या 10 लाख के बहुत बड़ा चेक दिया जाता है, उसे ही गिफ्ट चेक कहा जाता है। पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है तो उसको देखते हैं लोग। वैसा चेक जो लिखित तारीख से अगले 3 महीने तक वैध हो, पोस्ट डेटेड चेक कहलाता है। वर्तमान में सभी चेक पोस्ट डेटेड चेक होते हैं। वर्तमान में क्या होता है, जितने भी चेक होते हैं वह पोस्ट डेटेड चेक होते हैं। इसका मतलब हो गया कि जो चेक होता है, जो चेक से पैसा निकलता है, वह चेक जिस तारीख के पर उसे व्यक्ति का सिग्नेचर हुआ है उस तारीख से लेकर अगले 3 महीने तक वह बैंक में वैध हो, तो उसे क्या कहते हैं, पोस्ट डेटेड चेक कहेंगे। ब्लैंक चेक, ब्लैंक चेक क्या होता है, वैसा चेक जिस पर हस्ताक्षर तो हो किंतु धनराशि ना लिखी हो, उसे ब्लैंक चेक कहते हैं। यानी कि जो चेक होता है उस पर सिर्फ सिग्नेचर करके छोड़ दिया जाता है और जो आदमी पैसा निकालता है वो अपना पैसा अपने से भर के निकाल लेता है, उसे ही ब्लैंक चेक कहते हैं। चेक बाउंस, चेक बाउंस क्या होता है, जब चेक में लिखी धनराशि से कम धनराशि अकाउंट में हो तो बैंक ऐसे चेक पर भुगतान नहीं करता है, इसे चेक बाउंस कहते हैं। यह कानूनन अपराध है। यानी कि हम जा रहे हैं चेक से पैसा निकालने और मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपया और हम अपने चेक से 1.5 लाख रुपया सिग्नेचर करके निकाल रहे हैं, तो वह बैंक के भुगतान नहीं करेगा क्योंकि मेरे अकाउंट में उतना पैसा है नहीं, और यह क्या है, कानूनन अपराध है। अगला है बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, तो बैंक ड्राफ्ट एक वित्तीय पुर्जा है। क्या है, वित्तीय पुर्जा है जिसकी सहायता से धन एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। बैंक से धन जमा कर बैंक में धन जमा कर कोई भी ड्राफ्ट जारी करवा सकता है तथा ड्राफ्ट का प्राप्तकर्ता अपने स्थान पर जिस बैंक ब्रांच पर ड्राफ्ट लिखा गया है को ड्राफ्ट प्रस्तुत करके धन एकत्रित कर सकता है। बैंक प्रायः अन्य स्थानों पर अपनी ब्रांच पर ड्राफ्ट जारी करता है, परंतु बैंक पर भी ड्राफ्ट जारी कर सकता है बशर्ते उस बैंक से पहले बैंक का समझौता हो। बैंक ड्राफ्ट जारी करने हेतु कुछ कमीशन लेता है। बैंक ड्राफ्ट जारी करने हेतु बैंक क्या लेता है, कुछ कमीशन लेता है। बैंक बिना कमीशन भी ड्राफ्ट जारी कर सकता है यदि ग्राहक का बैंक से बहुत अच्छा संबंध हो। अगला टॉपिक है हम लोग का कोर बैंकिंग। कोर बैंकिंग क्या होता है, कोर बैंकिंग का पूरा नाम क्या होता है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, CBS या सेंट्रलाइज बैंकिंग सॉल्यूशन। CBS इसे कोर बैंकिंग सॉल्यूशन या सेंट्रलाइज बैंकिंग सॉल्यूशन भी कहते हैं। इससे पद्धति में ग्राहक एक विशेष ब्रांच में खाता खोलकर पूरे देश में उससे बैंक की किसी भी ब्रांच में जाकर अपना बैंकिंग कार्य करवा सकता है। यानी कि इस पद्धति के द्वारा जो कस्टमर होता है विशेष ब्रांच में अपना खाता खोलेगा और पूरे देश में उस बैंक की किसी भी ब्रांच में जाकर अपना बैंकिंग कार्य पूरा कर सकता है। इस पद्धति में ग्राहक ब्रांच का ग्राहक से बैंक का ग्राहक बन जाता है। इस पद्धति में ग्राहक क्या, ब्रांच का ग्राहक से बैंक का ग्राहक बन जाता है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फंड हस्तांतरण, नेफ्ट क्या होता है, नेफ्ट का हिंदी राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड हस्तांतरण, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इस पद्धति में व्यक्ति फर्म या कंपनी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से फंड एक बैंक ब्रांच से दूसरी बैंक ब्रांच में भेज सकता है। नेफ्ट में फंड को समूहों में निपटाया जाता है। किसमें, समूहों में निपटाया जाता है तथा निपटाने का काम एक विशेष समय पर किया जाता है। RBI के निर्देशानुसार नेफ्ट सोमवार से शुक्रवार तक, कौन से दिन, सोमवार से शुक्रवार तक प्रत्येक 11 बार निपटाए जाते हैं। नेफ्ट अवधि 9 बजे सुबह से लेकर 2 बजे शाम तक निर्धारित की गई है। कितना, 9 बजे सुबह से और 2 बजे शाम तक निर्धारित की गई है। नेफ्ट सुविधा के अंतर्गत हस्तांतरित किए जाने वाले धन की कोई न्यूनतम व अधिकतम सीमा नहीं है, परंतु धन बेचने वाले ग्राहक का
धन भेजने वाले ग्राहक का नेफ्ट बैंक ब्रांच में खाता नहीं है तो नकदी के बदले उसके द्वारा हस्तांतरित किए जाने वाले धन की सीमा 50,000 रुपया है। धन की सीमा कितनी है? तो 50,000 रुपया है। नेफ्ट सुविधा द्वारा धन भेजने वालों को फीस के साथ सेवा कर देना पड़ता है, परंतु धन प्राप्त करने वाले ग्राहक को फीस नहीं देना पड़ता है। नेफ्ट सुविधा द्वारा विदेशों में ना तो धन भेजा जा सकता है और ना ही विदेशों से धन प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि यह नेफ्ट सुविधा ऐसा है कि इसे सिर्फ एक ही देश में, जैसे भारत में है तो भारत में ही यह कार्य कर सकता है। विदेशों से अगर पैसा मंगाया जाएगा नेफ्ट के द्वारा तो नहीं आ सकता है, और ना ही अपने देश से विदेशों में नेफ्ट के द्वारा पैसा जा सकता है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट या आरटीजीएस क्या होता है? ये सब बैंक के टर्म्स हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स हैं, बट यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। जो भी क्वेश्चन बनते हैं आरबीआई से और चेक और बैंक से बनते हैं। नेफ्ट के तरह आरटीजीएस द्वारा भी फंड को एक बैंक ब्रांच से दूसरे बैंक ब्रांच में भेजा जाता है, परंतु आरटीजीएस पद्धति में फंड को समूहों में नहीं बल्कि एक एक करके स्वतंत्र रूप से निपटाया जाता है। आरटीजीएस धन हस्तांतरित करने वाली तीव्रतम पद्धति है। क्या है? आरटीजीएस धन हस्तांतरित करने वाली तीव्रतम पद्धति है, परंतु आरटीजीएस की सुविधा केवल कोर बैंकिंग सॉल्यूशन बैंक ब्रांच पर ही उपलब्ध हो सकती है। आरटीजीएस की सुविधा कहाँ उपलब्ध हो सकती है? तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन बैंक ब्रांच पर ही उपलब्ध हो सकती है। आरटीजीएस व्यवहारों के लिए न्यूनतम राशि सीमा 2 लाख रुपया है, जबकि अधिकतम राशि की कोई सीमा नहीं है। यानी कि इससे सबसे कम कितने पैसे भेजा जा सकता है? तो सिर्फ सबसे कम 2 लाख रुपये का 2 लाख रुपया ही इसे भेजा जा सकता है, और अधिकतम की तो कोई सीमा ही नहीं है। अब अगला टॉपिक है आईएफएससी कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड 11 अक्षरों का कितना? ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि 11 अक्षरों का अल्फा न्यूमेरिक कोड है, जो नेफ्ट, आरटीजीएस, ईसीएस प्रणाली में प्रयोग लाया जाता है। आईएफएससी कोड में 11 अक्षर होता है। कितना अक्षर होता है? तो 11 अक्षर होता है, जिसमें पहला 4 वर्णमाला के अक्षर बैंकों के नाम को प्रदर्शित करते हैं तथा अंतिम 6 संख्या अक्षर बैंकों का शाखा प्रदर्शित करता है। अंतिम 6 संख्या किसे प्रदर्शित करता है? तो बैंकों के शाखा को प्रदर्शित करता है। और पहला 4 अक्षर बैंकों के नाम को प्रदर्शित करता है। 5वां अक्षर शून्य होता है। 5वां अक्षर क्या होता है? शून्य होता है, जो भविष्य में प्रयोग के लिए आरक्षित होता है। ये अपने जो पासबुक होता है उसमें आईएफएससी कोड दिया होगा, आप लोग उसको देखेंगे लोग तो अच्छा से समझ में आ जाएगा। अगला है MICR कोड का फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कोड होता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन प्रतीकों को पहचानने वाली टेक्नोलॉजी है, जिसका प्रयोग बैंकिंग उद्योग में चेकों में किया जाता है। स्विफ्ट कोड क्या होता है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन कोड, इसका फुल फॉर्म होता है स्विफ्ट का। यह एक तरह का मैसेजिंग नेटवर्क है। यह क्या है? एक तरह का मैसेजिंग नेटवर्क है, जिसका उपयोग वित्तीय संस्थान जानकारी को सुरक्षित रूप से भेजने के लिए किया करती है। स्विफ्ट कोड का उपयोग 2 अंतर्राष्ट्रीय यानी कि 2 इंटरनेशनल बैंकों के बीच पैसा भेजने के लिए किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार घरेलू ट्रांजैक्शन हेतु आईएफएससी कोड का उपयोग किया जाता है। यानी कि जब 2 अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से लेन देन किया जाएगा तो भुगतान किया जाएगा तो स्विफ्ट कोड का उपयोग किया जाएगा। और एक ही देश में यानी कि घरेलू ट्रांजैक्शन में आईएफएससी कोड का उपयोग किया जाता है। स्विफ्ट भुगतान संदेश से जाता है, जिसके आधार पर संबंधित प्रतिष्ठान एक दूसरे के खातों के माध्यम से आगे की कार्रवाई कर सकते हैं।
स्विफ्ट केवल संदेशों को हस्तांतरित करता है, ना कि धनराशि को। या स्विफ्ट धनराशि को हस्तांतरित नहीं करता है, केवल मैसेज को हस्तांतरित करता है यानी कि भेजता है। एटीएम, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम एक स्वचालित मशीन है। यह क्या है? स्वचालित मशीन है जिसमें प्लास्टिक कार्ड, डेबिट या क्रेडिट कार्ड हो सकते हैं, प्लास्टिक कार्ड के रूप में डेबिट या क्रेडिट कार्ड हो सकते हैं, डालने तथा अपनी व्यक्तिगत पहचान संख्या पिन टाइप करके रुपया निकलवाया या निकाला जा सकता है या जमा करवाया जा सकता है। वर्तमान में जो एटीएम आ रहा है उसमें पैसा भी जमा किया जा सकता है और पहले तो सिर्फ निकाला जाता था। भारत में सभी एटीएम को जोड़ने वाला नेटवर्क को नेशनल फाइनेंशियल स्विच कहते हैं, यानी कि सारे एटीएमों को जो आपस में कनेक्ट करता है उसे क्या कहते हैं? नेशनल फाइनेंशियल स्विच कहते हैं। इससे एटीएम नेटवर्क का संचालन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम करता है। इसका संचालन कौन करता है? तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम करता है। यानी कि जैसे हम लोग एसबीआई का एटीएम में जाकर केनरा बैंक का कार्ड यूज करके पैसा निकाल सकते हैं, इसको कनेक्ट कौन करता है? तो नेशनल फाइनेंशियल स्विच करता है। इसकी खोज 1967 में हुई थी। एटीएम की खोज कब हुई थी? तो 1967 ईस्वी में हुई थी और इसकी खोज जॉन शेफर्ड वार्नेस ने किया था। भारत में पहला एटीएम 2004 में एसबीआई ने लाया था। इसे कोच्चि में झनकार नामक स्टीमर में लगाया गया था। एटीएम के कितने प्रकार होते हैं उसको देखते हैं लोग। एटीएम बैंक का एटीएम पहला प्रकार है, बैंक का एटीएम। इस एटीएम का स्वामित्व बैंक के पास होता है। इससे का स्वामित्व यानी अधिकार किसके पास होता है? तो बैंक के पास होता है और उसका संचालन भी बैंक स्वयं करते हैं। ऐसे एटीएम में बैंक अपना लोगो लगाते हैं। ऐसे एटीएम में बैंक अपना क्या लगाते हैं? लोगो लगाते हैं। ब्राउन लेबल एटीएम दूसरा एटीएम का प्रकार है। ब्राउन लेबल एटीएम, इस प्रकार के एटीएम में नकद की व्यवस्था तथा इंटरनेट सर्वर की व्यवस्था बैंक स्वयं करते हैं तथा शेष काम तीसरे पक्ष द्वारा करवाई जाती है। इससे एटीएम पर भी बैंक अपना लोगो लगाते हैं। ब्राउन लेबल एटीएम पर भी बैंक अपना लोगो लगाते हैं। तीसरा एटीएम का प्रकार है व्हाइट लेबल एटीएम। व्हाइट लेबल एटीएम गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा संचालित एटीएम को व्हाइट लेबल एटीएम कहते हैं। इस पर किसी बैंक का लोगो नहीं लगा रहता है। व्हाइट लेबल एटीएम पर किसी बैंक का लोगो नहीं लगा रहता है। चौथा है माइक्रो एटीएम। यह कार्ड स्वाइप मशीन होती है। यह क्या होती है? कार्ड स्वाइप मशीन होती है। उसके द्वारा बिल भुगतान किया जाता है। इसे पॉइंट ऑफ सेल, इसे क्या कहते हैं? पॉस कहते हैं। एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इसके दो भाग हो गए, डेबिट कार्ड और यह इसके एटीएम के दो रूप होते हैं, डेबिट कार्ड के रूप में और क्रेडिट कार्ड के रूप में होता है। डेबिट कार्ड क्या होता है? डेबिट कार्ड को समझते हैं लोग। डेबिट कार्ड हमारे स्वयं खाते में जमा पैसा निकालने का एक आसान तरीका होता है। यह हमारे स्वयं खाते में जमा पैसा निकालने का एक आसान तरीका होता है। डेबिट कार्ड बहुत ही सिक्योर होता है। इसमें कई प्रकार की सिक्योरिटी प्रोसेस होती है। इसमें 16 डिजिट का, इसमें कितने डिजिट का? 16 डिजिट का एटीएम कार्ड नंबर होता है। इसमें एक्सपायरी डेट लिखा रहता है। साथ ही इसमें कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, जिसे सीवीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू कहते हैं। यह एक स्टिकर पट्टी में 3 अक्षर लिखा रहता है जो कि एटीएम कार्ड के पीछे रहता है। सीवीवी कहाँ लिखा रहता है? तो एटीएम के स्टिकर के पट्टी के पीछे लिखा रहता है और ये एटीएम के पीछे रहता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अंक का पिन 4 होता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण 4 अंक का पिन होता है, जो हम लोग 4 अंक का पिन दाब के पैसा निकालते हैं लोग, जो आपको स्वयं मालूम होना चाहिए। ये हो गया हमारा एटीएम नंबर 16 अक्षर का और ये हो गया एटीएम का वैलिड एक्सपायरी डेट। और जस्ट इसके पीछे हम लोग देखेंगे लोग जहाँ पे सीवीवी नंबर दिया रहता है। यहाँ पे ये हो गया हम लोग का सीवीवी नंबर। अब है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? जिस ग्राहकों पर बैंक का पूरा विश्वास होता है, बैंक उसे ही क्रेडिट कार्ड देती है। जिससे ग्राहकों पर बैंक का पूरा विश्वास होता है उसे ही बैंक क्रेडिट कार्ड देती है और वह व्यक्ति जब चाहे उससे क्रेडिट कार्ड से इजीली लोन निकाल सकता है। यानी क्रेडिट कार्ड से इजीली लोन निकाला जा सकता है। इसमें बैंक ग्राहकों को एक सीमा लिमिट तय करती है। इसमें बैंक ग्राहकों को 25,000 से 3 लाख का 25,000 से लेकर 3 लाख तक का
लोन देती है, क्रेडिट कार्ड से लोन लेने पर 30 से 40 दिन तक ब्याज नहीं लगता है। यानी कि अगर क्रेडिट कार्ड से हम लोग लोन लेते हैं लोग, तो इस पर 30 से 40 दिन तक ब्याज नहीं लगता है, अगर उसके अंदर हम लोग लोन चुका देते हैं लोग। अब हम लोग का अगला टॉपिक है मुद्रा करेंसी। करेंसी क्या होता है? किसी वस्तु का विनिमय में काम आती है, किसी वस्तु का विनिमय में काम आती है, यानी कि खरीद बिक्री में काम आती है यह मुद्रा। यह दो वस्तु में अंतर स्पष्ट कर सकती है या गुणवत्ता की पहचान कर सकती है। मुद्रा गुणवत्ता की पहचान कर सकती है, दो वस्तु में अंतर स्पष्ट कर सकती है और विनिमय में काम आती है। मुद्रा के कितने प्रकार होते हैं? टाइप्स ऑफ करेंसी। तो पहला होता है धातु मुद्रा, मेटल करेंसी। मेटल करेंसी क्या होता है? इस मुद्रा का आंतरिक मूल्य होता है, इस मुद्रा क्या होता है? आंतरिक मूल्य होता है, अर्थात धातु की अहमियत होती है, इसमें टूट फूट होने पर मूल्य में अंतर नहीं होता है। यानी कि धातु की इसमें अहमियत होती है और टूट फूट जाने पर भी मूल्य में कोई अंतर नहीं होता है, जैसे चांदी या सोना या चांदी का सिक्का। दूसरा होता है कागजी मुद्रा, पेपर करेंसी। कागजी मुद्रा, पेपर करेंसी, इस मुद्रा का कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है। पेपर करेंसी का कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है, बल्कि इस पर किए गए हस्ताक्षर, रंग तथा फोटो का महत्व होता है, जैसे भारत का रुपया। अगला है विधि ग्रह का मुद्रा। विधि ग्रह का मुद्रा लीगल टेंडर करेंसी। लीगल टेंडर करेंसी, किसी देश के अंदर की वैसी मुद्रा जिसे स्वीकार करना अनिवार्य हो, उसे क्या कहते हैं? लीगल टेंडर कहलाता है। लीगल टेंडर करेंसी कहलाता है। जैसे जापान में येन चलता है और भारत में रुपया चलता है। यानी कि इसका मतलब हो गया कि भारत में रुपया लेना ही पड़ेगा, कि कोई भी ग्राहक को उसे लेना ही पड़ेगा रुपया। उसके बाद है सस्ती मुद्रा, चीफ मनी। वैसी मुद्रा जिसका ब्याज दर कम हो, सस्ती मुद्रा कहलाती है। वैसी मुद्रा जिसका क्या हो? कम ब्याज दर कम हो, उसे क्या कहते हैं? सस्ती मुद्रा कहते हैं। विकासशील देशों की मुद्रा, जैसे नेपाल की मुद्रा का ब्याज दर कम है, भारत की भी मुद्रा का ब्याज दर कम है। अगला है सुलभ मुद्रा। सुलभ मुद्रा क्या होता है? सॉफ्ट करेंसी। वैसी मुद्रा जिसका मांग कम हो मार्केट में और पूर्ति अधिक हो, सुलभ मुद्रा या सॉफ्ट मनी कहलाती है। जैसे वेनेजुएला की मुद्रा, अभी पीछे हम बताए हैं, वेनेजुएला की मुद्रा का मांग तो कम है लेकिन पूर्ति अधिक है। एक पैम्पर्स का 1 लाख रुपया दाम है, पूर्ति मांग कम है और पैसा ज़्यादा लगता है। महंगी मुद्रा डियर करेंसी। महंगी मुद्रा क्या होती है? वैसी मुद्रा जिसका ब्याज दर अधिक हो, महंगी मुद्रा कहलाती है। दुर्लभ मुद्रा हार्ड करेंसी क्या होती है? इस मुद्रा का मांग अधिक होता है, हार्ड करेंसी का मांग अधिक होता है तथा पूर्ति कम होती है। जैसे डॉलर, मांग अधिक है लेकिन पूर्ति बहुत कम है। डॉलर हर देश में चलता है, हर देश के लोग डॉलर का मांग करते हैं लेकिन डॉलर की पूर्ति कम होती है। अगला है गरम मुद्रा, हॉट करेंसी। हॉट करेंसी क्या होती है? वैसी मुद्रा जिसके मूल्य बहुत तेजी से परिवर्तन हो तथा वह लाभ वाले स्थान पर चली जाए, गरम मुद्रा कहलाती है। इसका प्रयोग बड़े उद्योगपति तथा व्यापारी करते हैं। गरम मुद्रा का उपयोग कौन करता है? तो उद्योगपति और व्यापारी करते हैं। प्रतिबंधित मुद्रा रिस्ट्रिक्टेड करेंसी क्या होती है? वैसी मुद्रा जो IMF के नीर का पालन न करके अपने देश मुद्रा का स्वतः घटा बढ़ा देती है, अपने देश की मुद्रा को घटा बढ़ा देती है, प्रतिबंधित मुद्रा कहलाती है। जैसे चीन का युआन। क्रिप्टो करेंसी, अब है क्रिप्टो करेंसी क्या होता है? यह एक के वर्चुअल मुद्रा है। यह क्या है? एक के वर्चुअल मुद्रा है, यानी कि यह दिखता नहीं है, यह कैशलेस होता है। यह एक विशेष प्रकार की सॉफ्टवेयर से बना है जिसका केवल ऑनलाइन लेन देन ही संभव है। यानी कि यह हाथों हाथ नहीं दिया जाता है, सिर्फ ऑनलाइन दिया जाता है, मैसेज के जरिए। सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइंस है। बिटकॉइंस सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी कौन है? तो बिटकॉइंस है, जिसकी खोज किसने किया था? सातोशी नाकामोटो ने किया था। सातोशी नाकामोटो ने बिटकॉइंस से यह क्रिप्टो करेंसी की खोज किया था। वेनेजुएला की क्रिप्टो करेंसी क्या है? पेट्रो है। और फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी लिब्रा है। फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी क्या है? लिब्रा। विमुद्रीकरण
डेमोनिस्ट्रेशन क्या होता है? विमुद्रीकरण। जब देश में काला धन अधिक बढ़ जाए, देश में काला धन अधिक बढ़ जाए तो सरकार नोट बदल देती है, जिससे काला धन स्वतः समाप्त हो जाता है। भारत में पहली बार विमुद्रीकरण 1978 ईस्वी में मोरारजी देसाई ने किया था। यानी कि भारत में पहली बार नोटबंदी किसने किया था? तो 1978 में मोरारजी देसाई ने किया था। और दूसरी बार विमुद्रीकरण 8 नवंबर 2016 को मोदी जी ने किया था। अगला है टॉपिक के अवमूल्यन। अवमूल्यन क्या होता है? डेवल्यूएशन जब अपने देश की मुद्रा को जानबूझकर गिरा दिया जाता है तो उसे अवमूल्यन कहते हैं। यानी कि जब अपने देश की मुद्रा को जानबूझकर गिरा दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अवमूल्यन कहते हैं। अवमूल्यन से निर्यात बढ़ जाता है। अवमूल्यन से क्या होता है? निर्यात बढ़ जाता है और विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हो जाती है। इससे निर्यातक के देश को लाभ होता है किंतु आयातक देश को घाटा होता है। भारत में 3 बार अवमूल्यन किया गया है। भारत में कितने बार अवमूल्यन किया गया है? तो 3 बार अवमूल्यन किया गया है। पहला 1949 ईस्वी में, 1966 ईस्वी में, तीसरा 1991 ईस्वी में। सबसे ज़्यादा अवमूल्यन 1991 के दौरान हुआ था। 1991 में 2 चरणों में अवमूल्यन हुआ था। यानी कि 91 में मंदी की स्थिति भारत में आ गई थी। अब है अगला टॉपिक SDR। SDR क्या होता है? स्पेशल ड्राइंग राइट। SDR स्पेशल ड्राइंग राइट। इसका प्रारंभ IMF किया है। इसका प्रारंभ किसने किया है? IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका प्रारंभ किसने किया है? SDR का IMF ने किया है। SDR को कागजी स्वर्ण पेपर गोल्ड कहा जाता है। SDR को क्या कहा जाता है? तो कागजी स्वर्ण पेपर गोल्ड कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार SDR के 5 मुद्रा में से किसी एक में हो सकती है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार SDR में जो मुद्रा शामिल है उसी के द्वारा ही व्यापार किया जा सकता है। तो SDR में निम्न 5 मुद्राएं आती है। पहला डॉलर जो USA की है, पाउंड जो ब्रिटेन की है, यूरो यूरोप की मुद्रा है, येन जापान की है, युआन या रमनबिनी ये चीन की मुद्रा है। ये पांचों के तहत व्यापार किया जाता है देश विदेश में। माइक्रो इकोनॉमी इक्वल टू मांग। अल्फ्रेड मार्शल को फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमी कहा जाता है। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमी किसे कहा जाता है? तो मार्शल अल्फ्रेड को कहा जाता है। मांग डिमांड क्या होता है? प्रभावपूर्ण इच्छा को मांग कहते हैं। प्रभावपूर्ण इच्छा को मांग कहा जाता है। मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो जनसंख्या है, जनसंख्या हो जाएगा। मांग को प्रभावित करने वाले कारक जनसंख्या, आय, तकनीक, मौसम, फैशन, मूल्य, प्रचार, ऑफर इत्यादि ये सब मांग को प्रभावित करने वाले कारक हैं। मांग मूल्य का ऋणात्मक या ह्रास मांग फलन होता है। मांग मूल्य का क्या होता है? ऋणात्मक या ह्रास मांग फलन होता है। अर्थात मांग इन्वर्स प्रोपोर्शनल 1/, मूल्य होता है। स्वतंत्र मांग इंडिपेंडेंट डिमांड क्या होता है? इच्छा पूर्ति के लिए, किसके लिए? इच्छा पूर्ति के लिए की गई मांग स्वतंत्र मांग कहलाती है। मतलब जैसे कार से क्या होगा? इच्छा की पूर्ति होगी, उसे क्या कहेंगे? स्वतंत्र मांग कहेंगे। व्युत्पन्न मांग डेराइव्ड डिमांड क्या होता है? स्वतंत्रता भाग की उपभोक्ता की ओर अधिक बढ़ाने के लिए व्युत्पन्न मांग की आवश्यकता होती है। जैसे कार की सीट कवर, जैसे इसका जरूरत कुछ नहीं है कार की सीट कवर का, इसे क्या कहें? व्युत्पन्न मांग कहेंगे। जैसे स्वतंत्रता भाग की उपयोगिता की ओर अधिक बढ़ाने के लिए व्युत्पन्न मांग की आवश्यकता होती है। व्युत्पन्न मांग में हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलते हैं? सुविधा चाहिए होता है, इसलिए व्युत्पन्न मांग बढ़ती है। उसके बाद है संयुक्त मांग ज्वाइंट डिमांड क्या होता है? वैसा वस्तु जो एक दूसरे के बिना अधूरी हो उसे पूरक वस्तु कहते हैं और पूरक वस्तु की मांग संयुक्त मांग कहलाती है। पूरक वस्तु की मांग क्या कहलाती है? संयुक्त मांग कहलाती है। जैसे कार पेट्रोल के बिना कार अधूरी है। जूता मोजा के बिना जूता अधूरा है। व्युत्पन्न मांग संयुक्त नहीं है। व्युत्पन्न मांग क्या है? संयुक्त नहीं है। क्रॉस मांग क्या होता है? प्रतिच्छेद मांग। दो मिलती जुलती वस्तु को समरूप वस्तु कहते हैं। दो मिलती जुलती वस्तु क्या कहते हैं? समरूप वस्तु कहते हैं और इसके मांग को क्रॉस मांग कहते हैं। जैसे चाय, कॉफ़ी, पेप्सी और थम्स अप। समरूप वस्तु होने से वस्तु का मूल्य नहीं बढ़ता है क्योंकि लोग मांग को बदल देते हैं।
जैसे कि अगर किसी को चाय पीना है, अगर चाय नहीं है तो कॉफ़ी पी लेगा, अगर किसी को पेप्सी पीना है तो पेप्सी नहीं है तो थम्स अप पी सकता है। यानी कि समरूप वस्तु होने से वस्तु का मूल्य पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मूल्य नहीं बढ़ता है, क्योंकि लोग मांग को बदल ही देते हैं। अगला टॉपिक है लागत। कॉस्ट क्या होता है? किसी वस्तु में उपयोगिता सृजन करने के लिए लगाया गया धन कॉस्ट कहलाता है या लागत कहलाता है। कुल लागत टोटल कॉस्ट क्या होता है? उत्पादन के लिए किया गया अधिकतम खर्च, उत्पादन के लिए किया गया अधिकतम खर्च कुल लागत कहलाता है। औसत लागत एवरेज कॉस्ट, उत्पादन के लिए खर्च किया गया आवश्यक धन राशि औसत लागत कहलाता है। सीमांत लागत क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट, उत्पादन के लिए किया गया न्यूनतम खर्च सीमांत लागत कहलाता है। ये एक एक लाइन का टॉपिक है, इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं समझा सकते हैं, इसमें सिर्फ रीडिंग कर सकते हैं। इसमें समझाने वाला कौन सी बात है? उत्पादन के लिए किया गया न्यूनतम खर्च सीमांत लागत कहलाता है। औसत लागत वैसे भी इकोनॉमिक्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक के या सब्जेक्ट ही है। औसत लागत अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? किसी चल रहे उद्योग से निकाला गया वह धनराशि जिससे उस उद्योग पर कोई प्रभाव न पड़े और एक नया उद्योग प्रारंभ हो जाए, औसत लागत कहलाता है। कंपनी अपना विस्तार इसी लागत से करती है। यानी कि किसी का एक मिल चल रहा है और वो मिल से या दुकान से पैसा कमा रहा है, कमाते कमाते इतना पैसा जमा कर ले कि दूसरा दुकान खोल ले, लेकिन वो पहला दुकान पे उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे क्या कहते हैं? औसत लागत कहते हैं। अगला है स्थिर लागत, फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या होता है? वैसा लागत जो उत्पादन के बढ़ने घटने से नहीं बदलता है, स्थिर लागत कहलाता है। जैसे मकान का किराया, इसका उदाहरण हो जाएगा स्थिर लागत का। परिवर्तित लागत वेरिएबल कॉस्ट, वैसा लागत जो उत्पादन के बढ़ने घटने से बढ़ता रहता है, परिवर्तित लागत कहलाता है। जैसे बिजली का बिल, कच्चा माल पर किया गया खर्च। अगला है मूल्य लागत रियल कॉस्ट क्या होता है? शारीरिक श्रम के रूप में लगाया गया लागत मूल्य लागत कहलाता है। 10 रुपया में किसी वस्तु को खरीद कर 100 रुपया में बेचने पर मुद्रा लागत को 10 रुपया में किसी वस्तु को खरीद कर 100 रुपया में बेचने पर मूल्य लागत तो निकल जाता है, किंतु मुद्रा लागत तो निकल जाता है, किंतु मूल्य लागत से नहीं निकल पाता है, जिस कारण हानि या घाटा हो जाता है। जिस कारण क्या होता है? तो हानि या घाटा हो जाता है। मूल्य प्राइस क्या होता है? मुद्रा के रूप में व्यक्त की गई मांग मूल्य कहलाता है। मांग के बढ़ने से मूल्य बढ़ जाता है, किंतु मूल्य के बढ़ने से मांग नहीं बढ़ता है। वस्तु गुड्स से क्या होता है? तो श्रेष्ठ गुड्स कितने प्रकार के होते हैं? तो गुड्स वस्तु 3 प्रकार की होती है। तो पहला वस्तु श्रेष्ठ वस्तु लग्जरी गुड्स, वैसी वस्तु जो हमारे आवश्यकता की पूर्ति 100% कर देती हैं, श्रेष्ठ वस्तु कहलाती हैं। जैसे एप्पल का मोबाइल, उसमें कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जो किसी और मोबाइल में हो। दूसरा है घटिया वस्तु इन्फेरियर गुड्स, वैसी वस्तु जो हमारे आवश्यकता की पूर्ति 100% नहीं करती है, घटिया वस्तु कहलाती हैं। गिफन वस्तु क्या होती है? सबसे घटिया वस्तु को गिफन वस्तु कहते हैं। सबसे घटिया वस्तु को क्या कहेंगे? गिफन वस्तु कहेंगे। मंसूरी, कतरनी, 7 स्टार होटल क्या हो गया? घटिया में आ जाएगा। संभा मंसूरी और राशन का गिफन में आ जाएगा।